हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर फाइनली आ गया है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा हिंदी के लिए क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आपका विषय कोड इसका रहने वाला 051 और माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर 3 घंटे समय रहने वाला है। 23 प्रश्न आपके पेपर में होंगे और कुल इसमें जो है आपके पृष्ठ 8 हैं और इसमें देखिए पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाला है। 80 अंक का आपका पेपर आएगा। तो देख सकते हैं आप देखेंगे कि इसमें आपको 1207 ए सेट है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके सभी सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए, यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो दूसरे सेट का भी हम प्रोवाइड करा देंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सही विकल्प का चयन करिए। इन सभी के जो आंसर मैं आपको पार्ट फर्स्ट में प्रोवाइड ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो यदि आप लोग पार्ट फर्स्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए 6 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके रिक्त स्थान हो जाते हैं पूरे, और इनके आंसर मैंने आपको प्रॉपर बता चुका हूँ। तो आप जा सकते हैं वीडियो पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब 7 देख लीजिए, 6 7 हो जाएंगे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे के जो प्रश्न हो जाते हैं यहाँ पर एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके 7 एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो अब देखिए जो आगे के प्रश्न है हमें पूरे कंप्लीट करने हैं आंसर के साथ। तो देखिए चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखो। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर छायावाद की विशेषता। तो देख सकते हैं छायावाद का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो छायावाद की जो विशेषता है यहाँ से देखिए, जो छायावाद है उसकी परिभाषा पे आप देख सकते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इस प्रकार से डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार और रामकुमार वर्मा के अनुसार ये परिभाषाएं हो जाती हैं। अब छायावाद की विशेषता आपको याद करनी है। सौंदर्य तथा प्रणय भावनाओं का प्राधान्य यहाँ पर मिलता है, और भाषा में लाक्षणिकता तथा वक्रता की प्रमुखता यहाँ पर देखिए। इस प्रकार से 4 आप कर लेंगे। छंद प्रधान की नूतनता, तो 4 आप कर लीजिए, 2 आपको लिखनी होती हैं, तो आपको 2 अच्छे से याद आ जाएंगी। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, छायावाद की विशेषता हो गई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका सगुण तथा निर्गुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सगुण और निर्गुण धारा में अंतर स्पष्ट करना। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर स्पष्ट करना है कोई 3। तो आपको 2 या 3 कर लेने हैं ताकि आपसे अच्छे से बन जाए। देखिए निर्गुण धारा एवं सगुण धारा भक्तिकाल के काव्य के 2 रूप हैं। इन दोनों धाराओं में 3 अंतर इस प्रकार से हैं। तो देख सकते हैं पहला अंतर है, निर्गुण धारा के काव्य में निराकार ब्रह्म की आराधना की गई है, जबकि सगुण धारा के काव्य में, या फिर आप टेबल बना के भी लिख सकते हैं, इस तरफ सगुण उस तरफ निर्गुण, ठीक है। बस आपको क्या करना है, उसको टेबल के रूप में लिखना है। यहाँ पर देखिए अगला आपका यहाँ पर पॉइंट हो जाता है। यहाँ से आपको जो है यहाँ पर सगुण धारा के काव्य में साकार परमात्मा की भक्ति का अंकन किया गया है, ठीक है। और निर्गुण धारा के कवियों ने जाति पाति रूढ़ियों का विरोध कर समाज सुधार पर बल दिया है, जबकि सगुण धारा के कवियों ने राम और कृष्ण के लोक रंजक रूपों का वर्णन करके लोक मंगल पर बल दिया है, ठीक है। तो तीसरा अंतर भी आप देख सकते हैं, यहाँ तक आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा जो पूछा गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो प्रश्न क्रमांक 7 है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो देख लीजिए बच्चे अपने माता पिता से सीख लौटने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशा है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशा है। तो इसका आंसर इस प्रकार से रखेंगे, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय सांसारिक रिश्ते नाते रीति रिवाजों और उनके कारण उत्पन्न जिम्मेदारियों के निर्वहन से है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा गया है, आत्मकथा और जीवनी में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। ये सभी 2 अंक के प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए इनके अंक भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ। तो ये 2 अंक के सभी प्रश्न हैं, अच्छे से 2 अंक में आपको करना है। तो आत्मकथा जीवनी में अंतर देख लेते हैं। देखिए आत्मकथा और जीवनी में जो आपका अंतर हो जाएगा, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, जीवनी तथा आत्मकथा गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिए इनके जो आपके अंतर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरा देख लीजिए, ठीक है। जीवनी में विवरण तथा तथ्यों का ध्यान रहता है, जबकि आत्मकथा में अनुभूति की गहराई थी। तो इस प्रकार से जबकि लगा के भी आप लिख सकते हैं अंतर, या फिर आप देखें इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और इस तरफ जीवनी, इस तरफ आप आत्मकथा लिखेंगे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आपका जीवनी आत्मकथा में। अगला प्रश्न देखिए, निबंध किसे कहते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखना है। तो इस प्रश्न का आंसर चलिए हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए आप देख सकते हैं निबंध की परिभाषा
और आपको क्या लिखना है, निबंध किसे कहते हैं, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा देख सकते हैं यहाँ पर। निबंध हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। अंग्रेजी में निबंध को ऐसे कहते हैं, निबंध का अर्थ होता है विधिवत कसा हुआ अथवा बंधा हुआ, ये हो जाएगा। और परिभाषा आप लिख सकते हैं बाबू गुलाब राय के अनुसार, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एवं एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता व आवश्यक संगति के साथ तथा संबद्धता के साथ किया गया हो। ये पूरी आपको बिल्कुल इस प्रकार से रट लेनी है, बिल्कुल पूरी इसी प्रकार से, ठीक है, क्योंकि परिभाषा है उनके अनुसार ही लिखना है तो पूरे याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी, क्यों छुपाती थी? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, भक्ति का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आप पूरा पढ़ सकते हैं और इसको शॉर्ट करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो भक्ति ने अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका, परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है, यहाँ पर इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, परचेजिंग पावर का अर्थ है पैसा खर्च करने की शक्ति। सामान्य लोग पैसे को अपनी पावर समझते हैं, संयमी व्यक्ति परचेजिंग पावर से धन का संचय और सकारात्मक कार्यों में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे निर्धन बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय आदि का प्रबंध, असहाय स्त्रियों के आय के साधन जुटाकर रोगियों के लिए अस्पताल आदि का खोलना, इस प्रकार से परचेजिंग पावर आप समझा सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब आगे के प्रश्न हमारे हैं, तो परचेजिंग पावर हो गया। अब आगे के प्रश्न हमें देखना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर, जब यशोधर बाबू, प्रश्न 10 है, जब यशोधर बाबू सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसका आंसर प्रकार से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं, चलिए इसका देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? तो यहाँ पर देख सकते हैं, नाबा सौदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे और वे कविता को सुरीली आवाज़, छंद की बछिया चाल और रसिकता के साथ सुनाते थे। लेखक उनसे प्रभावित होने के कारण उनकी कविताओं को खेत पर अकेला अभिनय के साथ दोहराता था। तो इस प्रकार से पूरा पढ़ लीजिए और इसे अपने हिसाब से शॉर्ट करके लिख देना, 2 अंक के लिए लिखना है, 30 शब्द में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, यहाँ पर देखिए, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? तो ये है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट, पुस्तकें इत्यादि, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की आपकी जो परीक्षाएं होंगी इसी प्रकार से आपको आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी प्रकार से आपकी हेल्प करी जाती है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और जो लोग वीडियो देखकर केवल ऐसे ही चले जाते हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट की प्रमुख विशेषता लिखना है। तो इंटरनेट की प्रमुख विशेषता देखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। तो इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं आप इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक आपका 12 है, 2 अंक के लिए प्रश्न है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, तो देख सकते हैं, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2022 की वार्षिक परीक्षा में ये आया हुआ है, बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं, विरोधाभास अलंकार, जहां किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है। तो पहले मैं इसको पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हैं चैनल पर वीडियो डला हुआ है, उसमें मैंने सभी अलंकार आपको पूरे कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सभी जो हिंदी व्याकरण है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये हिंदी व्याकरण पूरा देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा विरोधाभास, उसका आप उदाहरण भी कर सकते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, इस प्रकार से इसका उदाहरण भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए टेलीग्राम चैनल को जो लोग ज्वाइन नहीं करे हैं अभी तक, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपके पेपर को लेकर सब पूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ठीक है। वहाँ पर आप सभी प्रकार से आपको वीडियो की लिंक, देखिए अभी क्या रहा, काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा होगा, तो वहाँ पर लिंक मिल जाती है, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर संदेह अलंकार की परिभाषा, संदेह अलंकार भी हमारे इसी पेज पे आपको देखिए, संदेह अलंकार आपका ये हो जाएगा, संदेह अलंकार ये रहा। संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना। देखिए संदेह अलंकार, जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय न हो पाए कि यह वही वस्तु है,
ठीक है। जैसे सारे बीच नारी है किनारे बीच सारी है, सारी है किनारी की सारी। तो ये जो है बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है आपको, बहुत ही सरल सा है इसको याद करना, ठीक है। एक दो बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण भी है ये संदेह अलंकार का, ठीक है। तो इस प्रकार से संदेह अलंकार कर लीजिए। अगला देखिए, मात्रिक व वर्णिक छंद में अंतर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 13 आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका आंसर हम देख लेते हैं, मात्रिक व वर्णिक छंद। तो देखिए आपको स्क्रीन पर मात्रिक व वर्णिक छंद में जो अंतर दिख रहा है, आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। तो इस प्रकार से इसको देख लीजिए। अब देखिए, कवित्त छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो कवित्त छंद उदाहरण सहित करना है, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कवित्त छंद आपका ये हो जाता है, यहाँ पर कवित्त छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो देखिए कवित्त छंद जो होता है इसमें 31 वर्ड होते हैं, याद रखिएगा, और 16-15 वर्डों पर रियायती होती है, और हर चरण का अंतिम वर्ड गुरु होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप हर चरण में अंतिम वर्ड में जो गुरु है, यहाँ पर 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है, अंतिम वर्ड में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका पूरा उदाहरण भी है और साथ ही परिभाषा, ठीक है। आप देखते हैं अगला प्रश्न है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। तो लोकोक्ति मुहावरे में अंतर प्रश्न क्रमांक 14 का, इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा स्क्रीन पर मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। तो मुहावरा किसी वाक्य के साथ जुड़कर अपना अर्थ व्यक्त करता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। आपने देखा होगा कि लोकोक्ति पूर्ण रूप से प्रयुक्त होती हैं, ठीक है, और मुहावरा किसी वाक्य का अंश मात्र होता है, जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य खंड होती है, पूरा वाक्य ही होती है, ठीक है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इस प्रकार से पूरी वाक्य होता है, ठीक है। मुहावरे के प्रयोग में चमत्कार प्रदर्शन का भाव रहता है, जबकि लोकोक्ति विषय की स्पष्टता और सत्यता को प्रकाशित करती है। तो ये अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकोक्ति मुहावरा हो गया। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। तो उपसर्ग और प्रत्यय में भी अंतर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग सार्थक शब्द से पहले जुड़, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से देख लीजिए इसका आंसर और पढ़ लीजिए। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको सीधा आंसर शो कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला हो जाएगा आपका, देखिए कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। तो 2 अंक का प्रश्न है ये भी 2 अंक का है। तो कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है, इसका आंसर देख लीजिए। देखिए कवि संसार को अपूर्ण क्यों लगता है, मतलब कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है, उसी प्रकार से है, उसमें थोड़ा शब्दों का खेल है अलग अलग। तो देख सकते हैं, कवि के अनुसार यह संसार भौतिक सुख सुविधाएं एवं धन वैभव को संग्रह करने में डूबा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप पढ़ लीजिए और इसको कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, स्नेहसुरा से क्या आशा है। स्नेहसुरा भी आप देखिए, आपको स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा, स्नेहसुरा से क्या आशा है, ठीक है। अब 16वां प्रश्न देख लेते हैं, तत्सम शब्द कैसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तत्सम तद्भव का चैनल पर वीडियो डला हुआ है, जिनको अच्छे से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आप विजिट कीजिए हिंदी व्याकरण की, ठीक है। देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम भी पढ़ लेना, तद्भव भी पढ़ लेना, ठीक है, दोनों पढ़ लेना आप। तद्भव देखिए, तद्भव शब्द हमसे इसमें तत्सम पूछा है। तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत में ज्यों के त्यों संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं, ठीक है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अस्थि मस्तक पत्र सत्य इत्यादि। तो ये हो जाएंगे तत्सम, ये हो जाएंगे तद्भव, ठीक है। ये दोनों ही पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तत्सम तद्भव में अंतर पढ़ना है तो अंतर भी पढ़ लेना, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा चलिए देख लेते हैं। तो देखिएगा क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी सिंपल सी। उदाहरण है, हिरण तेज भागता है, तो तेज इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह धीरे धीरे चलता है, तो चल रहा है ये क्रिया है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, धीरे धीरे, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। तो इस प्रकार से विशेषण हो जाते हैं, क्रिया विशेषण, ठीक है। इस प्रकार से इसका उदाहरण और आंसर पढ़ सकते हैं। अब देखिए हमारा 17वां प्रश्न, आगे प्रश्न हम देखते हैं। देखिए आगे के जो प्रश्न है 17 है, 18 है, ठीक है। इसमें कवि परिचय, लेखक परिचय और ये गद्यांश आपका दिया गया है, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लीजिए, और इनके जो आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो देख लीजिए आप, सभी प्रश्न इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। और 20वां प्रश्न आपकी गद्यांश सहित व्याख्या आपको पद्यांश की करनी है, गद्यांश पद्यांश की, ठीक है। 21 में है गद्यांश में करना है और इसमें पद्यांश की करना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपका हो जाता है 22वां प्रश्न, ये 23वां प्रश्न। तो इनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी मिल पाए आपको।